समझो ना जन्नत यार, अगर मैंने कहे और निकाह किया तो वो खुदकशी कर लेगा। जन्नत की दोस्त मुनाल उसे बार बार वासिफ के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। जन्नत और मुनाल दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थी और अब यूनिवर्सिटी में भी दोनों एक साथ पढ़ती थी। बस डिपार्टमेंट अलग थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। मुनाल वासिफ से भी इंतहा मोहब्बत करती थी और बार बार जन्नत को मना रही थी, क्योंकि जन्नत का मानना बेहद जरूरी था। जन्नत ही वो वाहिद लड़की थी जो मुनाल के घर से भागने में मदद कर सकती थी। बस कर दे मुनाल, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपने माँ बाप नजर नहीं आ रहे? तुम्हें उसकी खुदकशी की बेबुनियाद धमकियां नजर आ रही है, लेकिन ये नहीं देख रही तुम्हारा पूरा खानदान हर पल मौत की अजियत से गुजरेगा। तुम्हारा बाप शर्म के मारे मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जा सकेगा। जन्नत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हाँ तो अगर उस बाप को मुझसे इतना प्यार है तो मेरी शादी वहाँ क्यों नहीं कर देता जहाँ मैं कह रही हूँ। मुनाल ने जन्नत के सामने अपनी दलील पेश की, जिसको जन्नत ने सर झटक कर इग्नोर कर दिया। जन्नत वो खुदकशी कर लेगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मुनाल ने आंसू बहाते हुए एक और जवाब पेश किया, बस कर दे यार, और उसको बोल जो करना है कर ले, मरना है मर जाए। ऐसा करो, उसको बोलो कि मेरी सहेली से बात कर लो, क्योंकि मुझे ऐसे 2 से 4 कम्बों का पता है जो दूर से ही बंदे को खींच लेते हैं और बंदे को मार कर ही छोड़ते हैं। जन्नत ने भी पूरे जोश वाले अंदाज में उसको हल बताया था। उसको कैसे बोल दो यार, मैं खुद भी तो नहीं रह सकती ना उसके बगैर। मुनाल ने इंतजाई नजरें एक बार फिर जन्नत पर डाल दी। तुम रह लोगी, इनफैक्ट हर बंदा ही यार किसी के बगैर रह सकता है। एक बात बताओ, दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, क्या उनके साथ उनके खानदान वाले भी मर जाते हैं? क्या कभी देखा है बच्ची की मौत पर माँ भी साथ ही मर गई हो? क्योंकि एक माँ से ज्यादा प्यार किसी इंसान को कौन कर सकता है? नहीं देखा ना, तो बस हर कोई रह सकता है। हाँ बस रहन सहन के तरीके थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। और तुम फिक्र ना करो, मैं हो ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। जन्नत ने लंबा सा जवाब देकर जान चढ़ाने चाही। जन्नत तुम रह लोगी तलाल के बगैर? जन्नत की आंखों में झांकते हुए एक सवाल किया था। उफ अल्लाह, शर्म करो मुनाल, मैं और तलाल क्यों दूर रहेंगे? और वैसे भी वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जन्नत ने सफाई पेश की। मुनाल ने भी एक ठंडी आह भरी जैसे कहना चाह रही हो। तलाल जन्नत का खालाजाद था और दोनों ने अपना बचपन एक साथ गुजारा था। दोनों हर जगह एक साथ नजर आते थे। कोई भी उनको देखता तो पहली नजर में ही कह जाता कि दोनों में मोहब्बत मिसाली है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे और एक दूसरे की मोहब्बत को मानते भी नहीं थे। एक बार फिर सोच लो जन्नत, क्योंकि वो अपनी माँ का लाडला बेटा है। अगर उसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली तो मुनाल ने उसे मनाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मुनाल मेरी जान, वो कुछ नहीं करेगा। ये बस आजकल के लड़कों के चोंचले हैं। एक को छोड़कर दूसरी और दूसरी से तीसरी लड़कियों से मोहब्बत होती है। इनको और आजकल की मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब जिस्म के खेल है, सब जिस्म के ख्वाहिश में मरे जाते हैं। जन्नत ने इस दफा समझाने में नरमी बरती थी। तुम कैसे कह सकती हो ये जिस्म के ख्वाहिश है? हर लड़का एक जैसा नहीं होता। इस दफा मुनाल के अल्फाज के साथ आंसू भी निकले थे। मैं क्यों नहीं कह सकती? आज आखिर अपने बचपन में यही कुछ तो देखा सहा है, जब जिनसी ख्वाहिश का दूर दूर तक लफ्ज भी नहीं सुना था, तब मुझे इसका अमल याद करवा दिया गया था। एक मर्द इंसान नहीं, हैवान होता है, दरिंदा है, जिसको जिस्म के जायकों के अलावा कुछ नहीं पता। गोया जन्नत भी 8 फट पड़ी थी। मुनाल और जन्नत 5 साल से एक साथ पढ़ रही थी, लेकिन जन्नत का ये रूप मुनाल ने पहले कभी नहीं देखा था। छोटी सी बात पर घंटों हंसने वाली लड़की आज क्या कुछ बोली जा रही थी। मुनाल अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था जन्नत जैसी लड़की कभी सीरियस हो सकती है। वो लोग तो जन्नत पर रश करती थी कि वो इतनी आसाइशों में है, इतनी हंसती हंसाती, लेकिन वो पहली दफा देख रही थी कि जन्नत जैसी लड़की के दिल में इतना गुबार है। ये लड़की अपने माजी में कुछ सहकर आई है। मुनाल जन्नत की लड़कों के लिए नफरत तो जानती थी, लेकिन आज इतने ज़हरीन अल्फाज पहली बार सुन रही थी। मुनाल अपने ख्यालों से निकलकर जन्नत को तसल्ली देने के लिए मुड़ी तो देखा कि केमिस्ट्री लैब में दूर दूर किसी आदमजात का निशान न था। उसके बाद जन्नत घर आई, कुछ काम किया और रात को काफी लेट सोई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे इस टाइम पर जैसे उस पर एटम बम गिरा दिया गया हो, और साथ में अम्मा की चीखती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ए जन्नत, उठ जा, कब तक सोती रहेगी? तेरी गाड़ी आने वाली है।
اللہ میں کیا کروں، اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، اٹھ جا، 7:10 ہو چکے ہیں۔ اماں اس کو للکارتے ہوئے کھانا بنانے کی تیاری میں مشغول تھی۔ فاطمہ کی ہیپی مارننگ اسی ایک قوالی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب اماں باقاعدہ کمرے تک پہنچ آئی تھی۔ جنت اٹھ جا، 7 بج گئے ہیں، پھر بھاگو گے، اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی، اور ہر دن کی طرح کوئی نہ کوئی چیز گھر ہی بھول جاؤں گے، ابھی چی بھی نہیں بجے ہوں گے، آپ کا ٹائم ہمیشہ 1 گھنٹہ آگے ہوتا ہے۔ اوپر سے سارا خواب توڑ دیا۔ میرا ہائے کتنا مزہ آ رہا تھا، میری مہندی کے رسم۔ وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی، پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا ہوا، جاؤ آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اماں بھی پھر ماں تھی، کہا اتنی جلدی جان چلواتی، اف اللہ، اماں آپ ماں ہے یا بنگالی بابا، ہر وقت الٹی دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اور رہی بات وین کی، تو شوق سے چھوڑ کر جائے، میرا طلال ہے نا، میری ایک کال کی دیر ہے، وہ مجھے پورا پک اینڈ ڈرافٹ کر دے گا۔ طلال کے ذکر پر ہی جنت کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا۔ آ جائے اماں، آپ بھی تک گئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے جنت نے اماں کو بھی اپنے ساتھ بستر پر کھینچ لیا۔ جنت اٹھ جا، اس سے پہلے کہ میں جوتا نکال لوں، آج تیرے بابا بھی گھر نہیں ہے، تو تمہیں میرے ہاتھ سے چڑھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اماں دھمکی دیتے ہوئے واقعی اپنی جوتے نکال چکی تھی، اور اب ہوا میں لہرا کر آخری دھمکی جاری کر رہی تھی، جو واقعی جنت پر اثر بھی کر گئی، اور کمبل پھینک کر باقاعدہ اماں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، دیکھ میری آنکھوں میں پانی نہ کر، یہ نادانی اور چھوڑ دے، دیکھو میں اٹھ گئی ہونا، اور آج تو سارا گھر صاف کر کے جاؤں گی۔ وہ مکن لگاتے ہوئے التجا کر رہی تھی، کیونکہ اب اماں واقعی غصے میں آ چکی تھی۔ اماں کے کمرے سے جاتے ہی کمرے میں لگی وہ کلاک سے ٹکرائی، جس میں ابھی 6 بھی نہیں بجے تھے۔ مطلب اس کا اندازہ ماں کے بارے میں بالکل صحیح تھا، ابھی وین کے آنے میں 45 منٹ باقی تھے۔ آدھا گھنٹے میں اس نے کمرے کی صفائی کی، اور پھر یوں ہی تیاری میں لگ گئی۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کے سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پراعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی شرارت کی جھلک صاف نظر آتی تھی، جو ان کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا دیتی تھی۔ گال پر تل اور اس کے نیچے ایک خوبصورت سا ڈمپل اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا۔ اس کی دوست اس کو ڈمپل یا کوئن یا کہہ کر چیڑتی تھی، کیونکہ آج کل وہ ایک انجانی محبت کے سحر میں سختی سے جکڑی جا رہی تھی۔